जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्पेसिफिक एक्ट का, जो बेनिरिस्टंतोस अधिनियम 1963 है। हमने 3 वीडियो इससे संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज चौथा इस सीरीज का चौथा वीडियो है और धारा 13 का आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास रहता है, अगर जो कुछ और समय बचा 15-20 मिनट में तो आगे की भी धाराओं को टच करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ेंगे कि इनमें क्या है, कैसे है, किस तरीके से एक वादी का अधिकार होता है, किस तरीके से प्रतिवादी का अधिकार होता है, किसके ऊपर वाद लाया जा सकता है, किसके ऊपर नहीं लाया जा सकता है, कौन कौन ऐसे राइट हैं जिसका परफॉर्मेंस आपका न्यायालय कराएगा, कौन से राइट हैं जिसको न्यायालय नहीं कराएगा। तो उन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं जैसे धारा 12 में कि कब न्यायालय पार्ट परफॉर्मेंस करा सकता है किसी भी संविदा का, कब नहीं करा सकता है, कितना करा सकता है। इन सब चीज़ों का धारा 12 में हम लोग चर्चा कर लिए हैं पिछले वीडियो में। आज हम धारा 13 का चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि प्री और मेंस दोनों में, हायर जुडिशरी में भी चाहे लोअर डिवीजन में भी एग्जाम में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सब्जेक्ट रखा गया है और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। विषय बड़ा रोचक है और प्रैक्टिकल के नॉलेज से भी अगर जो सिविल के जो प्रैक्टिशनर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके लिए भी एक कह लीजिए कि आधा हिस्सा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट ही ले लेता है सिविल का। बाकी टीपीए अन्य सब्जेक्ट हैं जो हैं लेकिन सिविल का मैक्सिमम केसेज जो है लोअर कोर्ट में, खासकर लोअर कोर्ट में स्टे से संबंधित जितने आते हैं, डिक्लेरेशन से संबंधित जितने आते हैं, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही आते हैं। तो आज हम धारा 13 में देखेंगे कि कोई क्रेता है या पट्टेदार है तो उसका क्या अधिकार है अपने अगेंस्ट जो पट्टाकर्ता जो है या चाहे जो विक्रेता है उसके विरुद्ध क्रेता का और पट्टेदार का क्या राइट है, ये हम देखेंगे। तो और ख़ासकर उसके लिए जो प्रतिवादी है वो अपूर्ण हक रखता है। तो ये धारा 13, ये स्पेशली जो धारा 13 है, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या क्या राइट दिए गए हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के हम न्यायालय में दावा दाखिल करते हैं, तो एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो संविदा का देखे थे कि संविदा का क्या पालन कराया जाएगा धारा 12 में, तो उसमें बताया गया था कि सामान्य नियम यही है कि पार्ट परफॉर्मेंस न्यायालय नहीं कराएगी। लेकिन जो हम लोगों ने देखा 3 अपवाद के रूप में धाराएँ 2, 3, 4 हैं कि उसमें किस तरीके से पार्ट परफॉर्मेंस भी न्यायालय करा सकती है। अब ये जो धारा 13 है ये कह रहा है कि राइट ऑफ परचेजर आर लेजी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटिल आर इनपरफेक्ट टाइटिल। मतलब इसके कहने का है कि हक न रखने वाले या संपूर्ण हक वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के क्या अधिकार हैं। मतलब ऐसा कोई विक्रेता है या ऐसा कोई पटक करता है जो हक नहीं रखता है या अपूर्ण हक रखता है और उसने पटक कर दिया है या जो है विक्रय कर दिया है अपने संपत्ति का, तो उसके अगेंस्ट में क्या राइट है उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो उपधारा 1 कह रहा है कि वेयर ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल आर लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटिल are only an imperfect title, the purchaser are lazy, subject to the other provision of this chapter, has the following rights namely। अर्थात जहाँ किसी स्थावर संपत्ति को ऐसा व्यक्ति जिसका उसमें कोई हक नहीं है अथवा केवल अपूर्ण हक है बेचने की अथवा पट्टे पर देने की संविदा करे, वहाँ क्रेता या पट्टेदार, और ब्रैकेट में जो बात कही है कि इस अध्याय के अनुबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित अधिकार है। मतलब आगे भी कोई अधिकार यदि मिल रहा है उसको तो उसके अलावा ये अधिकार है। क्या अधिकार है ये कह रहा है, इफ द वेंडर आर लेजर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर आर लेजी मे
compel him to make good the correct contract out of such interest। तो पहला कह रहा है ये अधिकार क्या होगा कि यदि विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता ने संविदा के पश्चात संपत्ति में कोई हित अर्जित किया हो तो ऐसा क्रेता या पट्टेदार ऐसे हित में से संविदा की पूर्ति करने के लिए उसे विवश कर सकेगा, कंपेल कर सकेगा। मतलब कि अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति है अपूर्ण हक रखता है और उसने जो है बाद में पता चला कि उसने हित प्राप्त कर लिया। अब जैसे कि आप देखेंगे टीपीए में कि कोई व्यक्ति है, स्टॉपेल के सिद्धांत हम लोग देखते थे धारा 41 में, उसमें टीपीए में, कि अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए उसने अपने टाइटल का हक नहीं रखते हुए भी उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, या धारा 44 को ही देख लीजिए, कोई अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया है और उस समय उसका टाइटल नहीं था। जैसे एक पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति किसी दूसरे को बेच दिया, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक पुत्र ने पिता की संपत्ति पिता के जीवन काल में ही किसी को बेच दिया और जिसने खरीदा उसको ये बात नहीं पता था कि इसको ये टाइटल नहीं है बेचने का, ये गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दिया। लेकिन उसके अभी संविदा के बने रहने के ही दौरान पता चला कि उसका पिता मर गया, तो वो जो संपत्ति का ओनर जो नहीं था वो अब ओनर हो गया पुत्र। तो यही ये कह रहा है कि तब जो परचेजर है, मतलब जो क्रेता है, अब इनको विवश करने के लिए न्यायालय में विवश कर सकता है कि नहीं भैया अब तुम हमको संपत्ति, अब तो टाइटल हो गई, अब करो ट्रांसफ़र, क्योंकि ये बाद में हित अर्जित किए हैं, उसी की ये बात कर रहा है। तो जो क है ये है इसका, ये बता रहा है कि इफ द वेंडर आर लेजर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest। तो ये हो गया। अब बी कह रहा है इसका कि where the concerns concurrence of other persons is necessary for validation the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence, and when a convenience by other person is necessary to validate the title, and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to प्रोक्योर सच कन्वेंस। अब यहाँ ये कह रहा है कि जैसे जो क्रेता है या पट्टेदार है उसको पता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के सहमति देने से इनका जो है, जो विक्रेता है चाहे पट्टाकर्ता है, उनका टाइटल जो है वैध हो जाएगा। तो ये कंपेल करेंगे कि आप रिक्वेस्ट करिए कि उससे को अपनी सहमति दे। इसका हिंदी वर्जन ये है कि जहाँ की हक को विद्यमान बनाने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहमति आवश्यक हो और विक्रेता या पट्टाकर्ता की प्रार्थना पर वे सहमति देने को आबद्ध हो, वहाँ क्रेता या पट्टेदार उसको ऐसी सहमति उपाप्त करने के लिए विवश कर सकेगा। और जबकि हक को विद्यमान बनाने के लिए अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरण आवश्यक हो और विक्रेता या पट्टाकर्ता की प्रार्थना पर वे हस्तांतरण करने के लिए आबद्ध हो, तब क्रेता या पट्टेदार उसको ऐसा हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए विवश कर सकेगा। तो ये बातें कही गई हैं क्लास बी में। मतलब कि वो अपना जो विक्रेता है चाहे पट्टाकर्ता है वो अपना प्रिंट छुड़ाकर भाग नहीं सकता है कि भैया उनको सहमति देना है, हम क्या करें। तो ये कह रहा है इस धारा में कि न्यायालय के जरिए वो वाद दाखिल करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत पट्टाकर्ता को और विक्रेता को विवश किया जा सकता है कि आप उससे सहमति लीजिए। अब सी इसका कह रहा है वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली ए राइट टू रिडीम इट। द परचेजर may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge and where necessary also a conveyance from the mortgage।
मोर्गेजी। अब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई मान लीजिए संपत्ति बेचा जा रहा है या कोई पट्टेदार जो है पट्टा शुदा संपत्ति को पट्टा किया जा रहा है और पहले से वो मोर्टगेज है और जिस चीज़ जो विषय वस्तु है विक्रय का या पट्टा का उसको रिडीम करा करके छुड़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे भी एक कंपेल किया जाएगा वादी के द्वारा, मतलब जो क्रेता है चाहे पट्टेदार है प्रतिवादी क्योंकि ये ऐसा करे। ये करे कि जहाँ की विक्रेता विलंगम रहित संपत्ति को बेचने की प्रबंधना करे, मतलब भैया जो भी हमारा संपत्ति है किसी प्रकार का इस पर कोई चार्ज नहीं है, किंतु संपत्ति क्रय धन से अनधिक राशि के लिए बंधकित है। मतलब जो संपत्ति है वो मान लीजिए 20 रुपये का कोई संपत्ति खरीद रहा है और 18 रुपया 19 रुपया का ही बंधक है, माने उससे अधिक नहीं है। तो कह रहा है कि विक्रेता को वास्तव में केवल मोचन का ही अधिकार हो, वहाँ क्रेता उसे उस बंधक का मोचन कराने के लिए और बंधकदार से विनिर्माण उन्मोचन और जहाँ आवश्यक हो वहाँ हस्तांतरण भी प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कर सकेगा। मतलब ये राइट है इसका। अब इसके बाद क्लास डी कह रहा है इसका, क्लास डी कह रहा है कि वेयर द वेंडर आर लेजर शूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटिल आर imperfect title, the defendant has a right to a return of his deposit, if any, with interest thereon to his cost of the suit, and to a lien for such deposit, interest and cost on the interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is the subject matter of the contract. अब ये कह रहा है कि जहाँ की विक्रेता या पट्टाकर्ता संविदा के विनिष्ट पालन के लिए वाद लाए हैं और उनका हक के अभाव में या पूर्ण हक के आधार पर वाद खारिज हो जाता है, तो वहाँ प्रतिवादी को अपने निक्षेप की यदि कोई हो उस पर ब्याज सहित वापसी का और वाद के अपने खर्चे पाने का अधिकार है तथा ऐसे निक्षेप ब्याज और खर्चों के लिए उस हित पर यदि कोई हो धारण अधिकार है तो जो उस संपत्ति में विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता का हो जो संविदा के विषय वस्तु है। तो ये ABCD क्लाज में बताया गया है कि एक पट्टाकर्ता द्वारा या विक्रेता द्वारा कोई ऐसी संपत्ति हस्तांतरण के लिए संविदा किया जा रहा है और कोई ऐसा उसका टाइटिल अपूर्ण होने के नाते या टाइटिल न होने के नाते वो विफल हो रहा है, तो क्रेता या पट्टेदार को क्या राइट है, उस राइट का इस्तेमाल करते हुए धारा 14 में ये जो बातें कही गई, सारी धारा 13 में जो बातें कही गई हैं, वाद दाखिल करेगा और वो प्रतिवादी को कंपेल करेगा। उपधारा 2 कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ सब्जेक्ट सब सेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल टू हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ये जितनी बातें ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है देखा है, उपधारा 2 कह रहा है कि जहाँ जंगम संपत्ति है उसके संबंध में भी यह नियम लागू होगा। मतलब यदि कोई अस्थावर संपत्ति नहीं है और उसके बारे में भी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है टाइटिल से संबंधित या अपूर्ण टाइटिल से संबंधित, तो जो ABCD में जो बातें कही गई हैं वो क्रेता और पट्टाकर्ता द्वारा अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से धारा 13 हम लोगों ने देख लिया। वीडियो लंबा होगा, हम लोग धारा 14 पढ़ चुके हैं, अब 14 ये देखा जाएगा, उसके बाद से 15 देखेंगे हम अगले वीडियो में। यहाँ चूँकि वीडियो लंबा होगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।